अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.10, चैप्टर है हमारा 4। और सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ वन लेस देन अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर एंड टू लेस देन थ्री टाइम्स द नंबर इज 14। इसको हम कहते हैं कि ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। हमने इंग्लिश में से मैथमेटिक्स निकालनी होती है। द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, मतलब कि मल्टीप्लाई ऑफ वन लेस देन अ सर्टन पॉजिटिव नंबर। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये जो पॉजिटिव नंबर है वो एक्स है। तो फिर वन लेस क्या होगा एक एक्स का, ठीक है। एंड टू लेस देन मतलब माइनस टू, थ्री टाइम्स द नंबर। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। टाइम्स का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, लेस देन का मतलब होता है माइनस। और बस ऐसे ही है। द प्रोडक्ट ऑफ कि मल्टीप्लाई करो किसको, वन लेस देन अ सर्टन पॉजिटिव नंबर। तो हम लेट कर लेते हैं कि सर्टन पॉजिटिव नंबर क्या है, एक्स है। तो उससे वन लेस क्या होगा, एक्स माइनस वन। एंड टू लेस देन थ्री टाइम्स, टू लेस देन क्या मतलब माइनस टू, और थ्री टाइम्स का मतलब थ्री एक्स। इज का मतलब होता है इज इक्वल टू 14। तो ये बन जाएगा, ठीक हो गया। तो ये देखो, बाकी आगे सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सॉरी थ्री एक्स स्क्र माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 14। तो इधर आके माइनस 14 हो जाएगा, एक ही स्टेप में कर दिया। इसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं कि थ्री एक्स स्क्र है माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स, ये दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। माइनस टू माइनस थ्री क्या होता है माइनस फाइव, तो माइनस फाइव एक्स। और प्लस टू माइनस 14 क्या होता है माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। आगे है जी थ्री एक्स, ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं। एक आपके पास है फैक्टराइजेशन या मिड टर्म ब्रेक। सेकंड आपके पास है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। थर्ड आपके पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब जो मर्जी मेथड लगा लो, ठीक है, जो मर्जी मेथड यूज करो, आंसर आ जाएगा। इसने इसको फैक्टराइजेशन से किया हुआ है। फैक्टराइजेशन में क्या लिखते हैं, ऐसे दो नंबर में लिखना होता है कि माइनस नाइन प्लस फोर माइनस फाइव आना चाहिए, और माइनस नाइन प्लस फोर माइनस ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई थ्री माइनस थर्टी सिक्स आना चाहिए। माइनस नाइन मल्टीप्लाई बाई प्लस फोर माइनस थर्टी सिक्स आता है। और आगे जब इसको हम करेंगे तो इस तरह फैक्टराइजेशन हो जाएगी, जो कि हमने इस पूरे चैप्टर में स्टार्ट से लेके 4.1 4.2 में हमने इन डिटेल किया था। तो इधर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इधर थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये माइनस थ्री राइट साइड पे जाएगा तो एक्स इक्वल टू थ्री हो जाएगा, और ये पहले प्लस फोर राइट साइड पे जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस फोर। तो ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, और माइनस फोर से यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा क्या है, चूंकि ये दो आंसर हैं, लेकिन उसने चूंकि ये पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ था, तो हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। इग्नोर हमने खुद से नहीं करना, क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में कहा है उसने सर्टन पॉजिटिव नंबर, तो हम पॉजिटिव नंबर ये थ्री को ले लेंगे, इसको नेगेटिव वाली वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज थ्री थ्री एटी। तो देखो, पॉजिटिव नंबर लेट कर लेते हैं, एक्स है। सम का मतलब है प्लस, प्लस पॉजिटिव नंबर प्लस इट्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज, इसका मतलब इक्वल टू थ्री एटी। इसको सॉल्व कर लेंगे, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री एटी इज इक्वल टू जीरो। और बस ये स्टेप आगे इसकी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। और ये क्या है जी, पॉजिटिव नंबर है, तो ये माइनस ट्वेंटी को हम इग्नोर कर देंगे। एक्स इक्वल टू नाइनटीन, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 19 हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड हमारा क्वेश्चन है जी डिवाइड 40 इंटू टू पार्ट्स। मतलब क्या कह रहा है, 40 को दो हिस्सों में डिवाइड करो। जैसे 40 को हम ऐसे भी तो डिवाइड कर सकते हैं ना, 25 और 15। तो 25 प्लस 15 क्या होता है 40, ठीक है।
तो बल्कि इसको तो आंसर ही है। चलो ठीक है, तो आप कर दो 30 और 10, इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं 40 को। दो हिस्सों में डिवाइड करना है, इस तरह डिवाइड करना है। अच्छा डिवाइड करेंगे, लेकिन हम इसको एग्जैक्ट नंबर्स में तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे जी। 40 के दो हिस्से हैं, दो हिस्से हैं, तो अगर एक हिस्सा ये 30 है, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 40 - 30, इस 10 को 40 - 30 लिख सकता हूँ। तो ये क्या, इसको अगर मैं एक्स कहूँ, 30 की जगह एक्स लिख दूँ, तो इस 30 की जगह एक्स आ जाएगा 40 - एक्स। इसको प्लस करूंगा तो ये कट जाएगा, आंसर हमारा क्या आएगा 40। इस तरह हम किसी भी नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि उस नंबर को लेट कर लेते हैं प्लस, उसी नंबर में से वो जो नंबर लेट किया है उसको माइनस कर लेते हैं। तो लेट वन पार्ट इज 40 एंड सेकंड पार्ट इज 40 - एक्स। अच्छा आगे है जी, इसको जरा क्वेश्चन इंग्लिश क्या लिखी हुई है, डिवाइड 40 इंटू टू पार्ट सच दैट द सम ऑफ देयर स्केयर। क्या कह रहे हैं, इसका स्केयर और फिर उसको सम लेना है। तो देखो एक एक क्वेश्चन, एक क्या था एक्स और दूसरा क्या है 40 - एक्स। तो क्या हो जाएगा, इनका स्केयर क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 40 - एक्स का होल स्केयर इज इक्वल टू, इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। तो 2 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और एक नंबर था एक्स और दूसरा नंबर था 40 - एक्स, और इनका प्रोडक्ट 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, बाय 100 प्लस 100 हो जाएगा बाय 100, कि इनका इन दोनों का स्केयर जो है वो 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट बाय 100, इनसे इनके प्रोडक्ट से प्लस 100 ज्यादा है। और ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस, ये हो जाएगा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर -2ab। तो ये हो जाएगा -2 और इंटू 40 × x और -80x आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाय 40 क्या होता है 80x, प्लस माइनस माइनस 2x का होल स्केयर प्लस 100। बाकी इनको एक साइड पे ले आएंगे, और एक साइड पे लाने के बाद हमारे पास प्लस माइनस कर रहे थे ये आ जाएगा। और इसको अगर आप फोर, इसकी भी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, लेकिन अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 4x² -40x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा जी, 4x² नहीं आएगा, ये आएगा सिर्फ x² आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने 4 तो कॉमन ले लिया ना। तो x² -40x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, इसकी अब मिड टर्म ब्रेक करेंगे, फैक्टराइजेशन। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x × x - 25 -15 × x - 25 इज इक्वल टू 0, x - 25 × x - 15 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x - 25 इज इक्वल टू 0 और आर x - 15 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 15। कि हमारा अगर आंसर आप क्या लो 25, अगर इस x की जगह इस x की वैल्यू क्या है 25, अगर आप इधर 25 पुट करोगे, फिर इधर 25 पुट करोगे तो 40 - 25 क्या हो जाएगा 15। और अगर आप ये वैल्यू पुट कर दोगे इधर, तो वो हो जाएगी 15, और 40 - 15 25। तो वो हमारे दो नंबर हैं, ये वन पार्ट इज 15 देन द अदर इज 25। ठीक है, तो हम, या इफ वन पार्ट इज 25 देन अदर इज 15, मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटीज बता दी, आंसर आ जाएगा। आगे कह रहा है द सम ऑफ अ नंबर, मतलब कोई नंबर है एक्स, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल 1/x होता है, इज 26/7। तो लेट कर लेते हैं कि नंबर हमारे पास क्या एक्स, इसका रेसिप्रोकल क्या है 1/x, और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या हो जाएगी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 26/x। इसके एलसीएम लेंगे, आ जाएगा x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 26/5। तो जो कि हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू 26x आ जाएगा, जो कि होता है 5x² प्लस 5 माइनस 26x इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी, इसको आप करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, एक 5 आंसर आ जाएगा और एक 25 आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको चेक भी कर सकते हो, 5 प्लस 1/5 का अगर आंसर आएगा 25 प्लस 1/5, तो 26/5 देख लो, आंसर सही आ गया। कि द नंबर एक्सीड, कि नंबर बड़ा है इट्स स्क्वायर रूट बाय 56।
मतलब एक नंबर अगर x है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका अंडर रूट एक्स। अ नंबर एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है प्लस इट्स स्क्वायर रूट बाय 56। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में बाय 100 नहीं था इस तरह, तो आगे आ जाएगा अंडर रूट एक्स इक्वल टू, ये आ जाएगा एक्स माइनस 56। हमने क्या करना है, हमने सिंपल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने अंडर रूट एक्स को यहाँ से खत्म करना है। तो उसका आसान तरीका ये होता है, कई स्टूडेंट यहाँ गलती ये कर देते हैं, वो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एक्स इंटू 56। लेकिन मसला ये आ गया, देखो मैंने तो अंडर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लिया है, एक और अंडर रूट आ गया है। दोबारा बता देता हूँ, इसको अगर कोई स्टूडेंट इधर से डायरेक्ट स्क्वायर ले लेगा तो इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक आएगा, ये फिर गलत आ जाएगा। तो उसका हल क्या है, उसका हल ये है कि इस अंडर रूट एक्स को इधर रखो, इस 56 को परली साइड ले जाओ, ताकि ये एक्स माइनस 56 है। अब देखो इसका अगर मैं स्क्वायर लूँ तो यहाँ तो कोई अंडर रूट नहीं आता, और इसका जब स्क्वायर लूंगा तो ये अंडर रूट काट के एक्स आ जाएगा, और ये आंसर हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 56, जो कि ये आ जाता है -112 एक्स, और ये आ जाता है 3136, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3136 -112 एक्स, और माइनस एक्स उधर चला जाएगा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो बाकी इसने सीधे बस घुमा के लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -113 एक्स प्लस 3136 इज इक्वल टू 0। बस एक मैं, क्योंकि बात याद आ गई है, तो उम्मीद है आपको ये कैलकुलेटर नजर आ रहा होगा, अगर आपके पास ये कैलकुलेटर है। इसमें आप मॉड, ये इक्वेशन 5, और चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, तो 3 दबाओगे तो ये क्या है 1, ये ए क्या है 1, बी क्या है -113 इक्वल टू दबाओगे 3136 इक्वल टू दबाओगे तो एक आएगा आंसर 64, दूसरा आंसर है 49, ठीक है। एक आंसर आया 64, दूसरा आ गया 49, ठीक हो गया। तो अब हमने, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को आपने इसमें पुट करना है। तो क्या है इसका, इसको ये जो दो आंसर आए हैं, इसको इस कंडीशन में पुट करना है। तो जिसका आंसर इक्वल आ गया तो हम लिख देंगे। अब जैसे पहला आंसर है 64 इज इक्वल टू अंडर रूट 64 प्लस 56, मतलब क्या है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 56 में ये पुट करो 64, तो वो आ जाएगा 64 इज इक्वल टू 8 प्लस 56, 64 इज इक्वल टू 64। इसका मतलब है कि 64 जो आंसर है वो तो ठीक है, 49 को इसी के अंदर ये पुट करेंगे, वो आ जाएगा अंडर रूट 49 प्लस 56, 49 इज इक्वल टू 7 प्लस 56, 49 इज इक्वल टू 63, जो कि गलत है, इसलिए ये हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। वजह समझ आइए क्यों इग्नोर किया इसको। तो हमारा आंसर क्या है, सिर्फ 64 है। आगे जी, फाइंड टू कंसेक्टिव नंबर्स whose प्रोडक्ट इज 132। कंसेक्टिव नंबर क्या होता है, अब जैसे 2 है और 3 है, 4 है, 5 है, 1 भी है, तो ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल इन्हें कहते हैं कंसेक्टिव नंबर। मतलब अगर सिर्फ आप 2 और 3 लो, अगर सिर्फ आप 2 और 3 लो, तो ये दोनों कंसेक्टिव नंबर है। जैसे 2 क्या है, 2 अगर एक्स है तो ये x+1 हो जाएगा, या x+1 अभी ना करो, अभी पहले समझ लो कि मैं 2 और 3 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 और 2+1, ठीक है। 2 को मैं 2, अब इसकी जगह अगर मैं x लिखूंगा तो ये x+1 हो जाएगा, ये हो जाते हैं दो कंसेक्टिव नंबर। तो हमारे पास कंसेक्टिव नंबर, उम्मीद है आपको समझ आ जाए, दोबारा बताता हूँ, कंसेक्टिव नंबर क्या होता है, बिल्कुल साथ वाला नंबर। तो अगर उसी नंबर में +1 करो तो साथ वाला नंबर आ गया, तो हम क्या कहेंगे, ये कंसेक्टिव नंबर है। तो अगर एक एक्स है तो एक x+1 हो जाएगा। कहता है फाइंड टू वो प्रोडक्ट है, अगर दो कंसेक्टिव नंबर है उनको मल्टीप्लाई करो, x मल्टीप्लाई x+1 क्या आता है 132। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे,
सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा ये। ठीक है। एक आ गया -12 और एक आ गया 11। तो अगर आपके पास एक एक था कंसेक्यूटिव नंबर, फर्स्ट नंबर था एक्स और दूसरा नंबर था x+1, तो एक आपके पास है जी, कोई आंसर है -12। एक आ जाएगा -12 + 1 = -11, तो एक ये है, एक तो ये आंसर है। बाकी उसने अगर उसने पॉजिटिव वगैरह का कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए हमारे पास एक ही आंसर हमारे पास कंसेक्टिव नंबर कौन से हैं, -12 और -11। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आता है, इसका मतलब है ये -12 और -11 आंसर हमारा ठीक है। बाकी इसको चेक करते हैं। 11 है तो 11 के पास कंसेक्टिव नंबर क्या होता है, 11 + 1, तो क्या हो गया, 11 और 12 हमारे कंसेक्टिव नंबर है, तो ये दोनों आंसर ठीक है इसके। द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ टू कंसेक्टिव इवन नंबर। अब कंसेक्टिव इवन नंबर इसने बोला है तो ये पहले समझते हैं। देखो ये 2 है तो ये 4 है तो ये 6 है, ये इवन नंबर होते हैं। अगर दो कंसेक्टिव देखूं मैं 2 और 4 को देखूं तो 2, और पिछले में मैंने 2+1 लिखा था, लेकिन यहाँ 2+1 लिखूंगा तो 4 नहीं बनेगा, तो मुझे मजबूरन 2+2 लिखना पड़ेगा। ठीक है। ये इसको इस तरह ना देखो, इसको ये देख लो, 4 और 6 की एग्जांपल ले लो, उम्मीद है फिर समझ आ जाएगी। इनकी देख लो, तो ये देखो, ये क्या है, 4 है, तो ये क्या है, सेकंड, 4 है और 6। तो ये देखो, ये 4 है तो 6 को मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, 4+2। इसका मतलब है कोई भी कंसेक्टिव नंबर है तो अगर मैं इसकी जगह x लिखूंगा तो इसकी जगह भी x+2 लिखना पड़ेगा। तो कंसेक्टिव नंबर क्या हुआ, एक x है तो उसमें +2 करूंगा तो अगला कंसेक्टिव नंबर है, इवन नंबर आएगा। तो अगर वो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ टू इवन कंसेक्टिव नंबर इज 296। तो एक कंसेक्टिव नंबर क्या है, x+2 का होल क्यूब, और माइनस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, डिफरेंस का मतलब वर्ड प्रॉब्लम में होता है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब माइनस, -x³ = 296। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, क्योंकि ये +296 है तो आपने एक वैसे लॉजिक याद रख लेनी है कि क्योंकि अगर ये कंसेक्टिव नंबर मिसाल के तौर पे वैसे हो तो, असल में बताना ये चाह रहा था कि ये क्यूब -x, ये x+2 को पहले क्यों रखा है, तो ये भी तो स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकता है कि x को पहले रखेंगे। वो इसलिए नहीं रखेंगे कि हमारे पास इवन नंबर जो बड़ा है, बड़े का क्यूब है माइनस उसका छोटे के क्यूब से माइनस करेंगे तो तभी पॉजिटिव आंसर आएगा, नहीं तो पॉजिटिव आंसर ही नहीं आएगा। तो इसीलिए थोड़ी कॉमन सेंस यहाँ पे यूज होती है, इसलिए हम बड़े को पहले लिखते हैं और छोटे को बाद में लिखते हैं ताकि प्लस आंसर आए यहाँ पे। तो x³ प्लस ये हो जाएगा जी, a³ प्लस, ये इसने डायरेक्ट फार्मूला लगाया हुआ है, वो होता है, बल्कि ये लिखा हुआ है ना फार्मूला, ये फार्मूला ये वाला देख लो, ये कौन सा फार्मूला है, ये वाला, a+b का होल क्यूब होता है a³ +3a² b + 3ab² + असल में ये तो फार्मूला होता है, कुछ लड़कों को ये याद होगा, a³ +b³ +3ab × a+b। लेकिन अगर इस फार्मूले को ओपन करो तो वो यही बनता है a³ +b³ +3ac²b + 3ab², जो कि ये लिखा हुआ है अरेंज करके। ठीक है। तो ये हो जाएगा a³ +3a²b + 3ab² + b³। तो b क्या है, 2 का क्यूब क्या होता है, 8, और ये -x³ आ जाएगा। ये अब मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ, ये x³ और x³ कट जाएगा तो ये आ जाएगा 296। ठीक है। तो ये बचेगा सिर्फ 6x² +12x + 8, और ये माइनस प्लस ना 296 है, लेफ्ट साइड पे आएगा तो -296 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो -288 आ जाएगा, और इसमें से 6 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा, और इसके बाद इसको सिंपली सॉल्व कर लोगे, मिड टर्म ब्रेक करोगे, तो इसके आंसर आ जाएगा x = -8 और x = 6 आ जाएगा। अब अगर हमारे पास कंसेक्टिव नंबर क्या थे, x+2 था ना, अगर मैं इसको -8 लिखता हूँ तो -8 + 2 क्या होता है, -6। ठीक है, -6, तो एक -8 और -6 आंसर है, और दूसरा क्या है, +6 और 6 + 2, तो यो का हो जाएगा 8। तो एक 6 और 8 आंसर है, और एक -8 और -6 आंसर। ठीक हो गया।
ये फार्मर बॉट सम शीप फॉर ₹9,000। मतलब एक फार्मर ने कुछ भेड़ें खरीदी हैं, कितने रुपए की? 9,000 रुपए की। तो कोई पता नहीं है कितनी है। इफ ही हैड पेड 100, अब लेट कर लेते हैं जी। फार्मर ने कितनी शीप खरीदी हैं? एक्स खरीदी हैं। तो प्राइस ऑफ एक्स शीप कितनी हो गई? 9,000, ठीक है। या आप इधर तक देखो, ये इधर तक है। इफ ही हैड पेड 100 लेस, अगर अच्छा प्राइस ऑफ एक्स शीप कितनी हो गई, और प्राइस ऑफ वन शीप कितनी हो जाएगी? 9,000 डिवाइडेड बाई एक्स। ऐसे ही है, ठीक हो गया। एक सेकंड। अच्छा, प्राइस ऑफ वन शीप क्या है? 9,000 डिवाइडेड बाई एक्स। इफ ही हैड पेड ₹100 लेस फॉर ईच, अगर उसने 100 जितनी भी शीप्स खरीदी हैं, अगर वो 100 रुपये कम देता, ही वुड हैव गॉट 3 शीप्स मोर, तो फिर उसे उसी रेट में 3 शीप्स ज्यादा मिल जाती। तो इसकी क्या इक्वेशन बनेगी? अगर नंबर ऑफ शीप्स, अब इस सूरत हाल में क्या हो गई है, पहले उसने एक्स ली थी ना, तो अभी वो कितनी खरीद सकता है? X+3। तो ये देखो, तो नंबर ऑफ प्राइस वन शीप क्या होगी जी? देखो, अब उसने X+3 शीप खरीदी हैं, कितने रुपए की? 9,000 रुपए की। तो प्राइस ऑफ वन शीप कितने की पड़ी है उसे? 9,000 डिवाइडेड बाय X+3। दोबारा समझा देता हूँ। जैसे एक्स शीप कितनी खरीदी है? 9,000 की। तो एक शीप कितनी की पड़ी? 9,000 डिवाइडेड बाय एक्स की। सिर्फ एक्स को नीचे ले आए तो उधर वन ऑटोमेटिक आ गया। इसी तरह अभी उसने ये खुद देखो लिख रहा है ना ये, if he had paid 100 less for each, he would have got 3 sheets more for the same money। अगर एक 3 शीप्स उसे मिल जाती है, इस फैक्ट को यूज कर रहा है। तो कहता है हाउ मेनी शीप्स डिड ही बाय व्हेन द रेट इन ईच केस इज यूनिफॉर्म। कहता है अगर ये फिर उसने कितनी टोटल शीप्स खरीदी हैं, तो वो हम देखो क्या कह रहे हैं कि अगर उसने ये कंडीशन कैसे बनी है, ये ओरिजिनल अमाउंट थी 9,000 डिवाइडेड बाई एक्स। कहता है उस ओरिजिनल अमाउंट की बजाय वो क्या करे, वो 100 रुपये हर में से माइनस करे, 100 रुपया कम दे। इतनी इस चीज पड़ी है, लेकिन उसको क्या क्या करे अब? 100 रुपया कम दे। तो वो उसको कितनी चीज मिल सकती हैं? उसको 9,000 डिवाइडेड बाई X+3, X+3 वो चीज ले सकता है। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें हुआ ऐसे है, प्राइस इज इक्वल टू प्राइस ही भी है ना। तो क्या हो गया, हमने कोशिश की है कि इसको ऐसे कर दें, प्राइस ऑफ वन शीप और प्राइस ऑफ वन शीप। लेकिन इक्वल क्यों नहीं कर सकते? वो कह रहा है अगर इधर 9,000 डिवाइडेड बाई X+3, 3 शीप मैंने ज्यादा बाई की हैं, आपने शीप बाई की थी एक्स। तो अगर आप 100 रुपया लेस कर रहे हो, तो इस तरह ये इक्वेशन बनी है, ठीक है। तो ये 9,000 माइनस 100x हो जाएगा, इसको एलसीएम लिया, और ये इसको एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा 9,000x, और इधर आ जाएगा X+3 इंटू 9,000 माइनस 100x। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, एक एक स्टेप लिखा हुआ है, तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। इसकी वैल्यू आ जाएगी -18 और 15, ठीक है। तो अब चूंकि प्राइस या नंबर ऑफ शीप नेगेटिव तो हो नहीं सकती, -18 तो उसने खरीदी नहीं होंगी, इसलिए -18 को वो नेगलेक्ट कर रहा है, और 15 शीप्स उसने खरीदी हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शीप्स कितनी है? 15 शीप्स उसने खरीदी थी। और अगर आप इस जितने रुपए की पड़ी हैं, कितनी 15 शीप्स से कितने की पड़ी हैं, ये समझ लो, उम्मीद है आपको फिर समझ आ जाएगी। तो एक शीप उससे कितने की पड़ी है? 9,000 रुपए की। 9,000 डिवाइडेड 15 रुपए की। तो इसको करें ना कैलकुलेटर पे सॉल्व। 1000 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, 600 रुपए की एक शीप पड़ी है, ठीक है। अब एक बंदे को 600 रुपये, 600 रुपीज के हिसाब से उसने 9,000 शीप, 9,000 पीस लिए, 15
शीप्स उसने खरीदी हैं। ये क्या कह रहा था कि ने 9,000 रुपये की खरीदी है, इसका मतलब एक शीप कितने की पड़ी है? रुपीज की एक शीप पड़ी है। अब वो कह रहा है कि अगर आप 100 रुपया कम दो, 100 रुपया कम दो, तो आप 3 चीज ज्यादा बाय कर सकते हो। अब देखो, 3 चीज अगर वो 100 रुपया कम देता है तो वो कितने रुपए देगा? अगर पहले वो दे रहा था 600 रुपये, अभी वो कितने दे रहा है? 500 रुपये। वो 500 रुपये दे रहा है हर शीप के, मतलब उसने डिस्काउंट करा लिया। तो 500 रुपये देगा तो उसे 15 शीप कितने की पड़ेंगी? तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1500 ना, उतनी शीप वो ले रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 1500 क्या होता है? 15 मल्टीप्लाई बाय 500, 7,500। तो 500 रुपये के हिसाब से उसने 700 रुपये में 15 शीप बाय कर ली है। इसका मतलब है अब उसके पास 1500 रुपया बकाया पड़े हुए हैं, 1500 रुपये रिमेनिंग है। तो वो क्या करेगा, उस बंदे को कहेगा कि भाई तू 500 रुपये के हिसाब से मुझे 3 शीप्स और दे दे। तो अब उसके पास टोटल 18 शीप्स हो गई हैं। और कितने रुपए में? 9,000 रुपीज में। उम्मीद अब आपको समझ आ गई होगी कि मैं जो लिखवा रहा था बार बार वो क्या था। ठीक है, अ मैन सोल्ड ए स्टॉक फॉर 2040, ही हैज 2 डजन मोर। करना, एक बंदे ने एग्स बेचे कितने रुपए के? X डजन एग बेचे कितने रुपए के? 240 रुपए के। तो प्राइस ऑफ 1 डजन कितनी होगी? 240/X। कह रहा है ही हैज 2 डजन मोर, ही वुड हैव गॉट द सेम मनी। कहता है अगर उसके, अब हमें नहीं पता कितने दर्जन उसने 240 रुपए के बेचे हैं। प्राइस ऑफ X डजन एग, कोई कुछ दर्जन उसने एग अंडे बेचे हैं कितने रुपए के? 240 रुपए के। अब वो कहता है कि अगर उसके पास 2 दर्जन ज्यादा होते, 2 दर्जन अंडे ज्यादा होते, मतलब मिसाल के तौर पे अभी उसने 10 डजन एग बेचे हैं 240 रुपए के। वो कहता है अगर उसके पास 12 डजन एग होते, मतलब 2 दर्जन अंडे ज्यादा होते, उसको 240 रुपये मिल जाते। लेकिन अगर उसने इस रेट पे बेचे हैं ना, जितना भी रेट है, मतलब इसमें अब हिसाब लगाएं तो प्राइस ऑफ 1 डजन कितनी हो जाएगी? 240/10, 24 रुपए के दर्जन पड़ जाएंगे ना उसको। तो वो कहता है कि अगर 2 दर्जन मेरे पास ज्यादा होते तो मैं 0.5 रुपीज कम, मतलब 24 में से 0.5 निकालो तो 23.5 रुपीज का बेच सकता था पर डजन। ठीक हो गया? ये कुछ ऐसी ऐसे ऐसे आपको बता रहा है। पर डजन चीपर, हाउ मेनी डजन एग डिड ही सेल, तो कितने दर्जन उसने अंडे बेचे हैं। तो ये मैं इसको देखो, वो भी तो हमें तो नहीं पता कितने दर्जन अंडे बेचे हैं, हम एक लॉजिक समझेंगे। सपोज द नंबर ऑफ एग्स इज इक्वल टू X डजन, उसने X डजन बेचे हैं। तो प्राइस ऑफ X डजन एग्स कितनी हो जाएगी? 240। प्राइस ऑफ 1 डजन एग्स कितनी हो जाएगी? 240 डिवाइडेड बाय एक्स, क्योंकि मैंने पहले 10 डजन बेचे, इधर मैंने 10 लिख दिया था। कहता है अगर प्राइस ऑफ X+2 डजन एग, वो कितनी होगी? वो भी तो 240 है ना, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर मैं X+2 डजन अंडे होते मेरे पास, 2 दर्जन ज्यादा होते, फिर भी मुझे 240 रुपये ही मिलते। लेकिन और मतलब और कंडीशन क्या है, चेंज क्या होती है हल्की फुल्की, और कि 0.50 माइनस हो जाते, 0.50 का वो और डिस्काउंट दे सकता था। तो प्राइस ऑफ 1 डजन एग इस सूरत हाल में कितने हो जाएंगे? 240 ओवर X+2। आगे वो कह रहा है कि ये तो इसने अंडे बेचे थे, इसकी जो प्राइस है उसमें से 0.550 में डिस्काउंट दे सकता था। तो जितने में मैंने ये बेचे हैं। तो इसमें कैसे करोगे? 0.50 को हम 50/100 लिख सकते हैं। आगे एलसीएम लोगे, सिंपल एलसीएम है, और आगे इसको एलसीएम लोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये एलसीएम हो जाएगा 2x।
तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 240 क्या होता है 480 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2x इक्वल टू 240 ओवर एक्स प्लस 2। 240 इंटू 2x हो जाएगा, ये क्या है 240 इंटू 2x, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू 480 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 480x इक्वल टू 480x प्लस 960 माइनस एक्स स्क्र माइनस 2x। ठीक है जी, यो इसके बाद ये इस तरह सॉल्व हो जाएगी आराम से सीधे तरीके से। और ये हम -2 क्यों निगलेक्ट करेंगे कि माइनस में तो अंडे दर्जन हो नहीं सकते, तो 30 ही दर्जन होंगे। ठीक है, अगर वो 30 दर्जन अंडे 240 रुपए के बेचता है, तो इसका मतलब है एक दर्जन अंडे उसने कितने के बेचे हैं, 1 डजन कितने के बेचे हैं, 240 ओवर 30 मतलब 8 रुपए का दर्जन बेचा है। 8 रुपीज पर डजन वो बेच रहा है, 8 रुपए के दर्जन अंडे बेच रहा है। वो कहता है कि अगर मेरे पास 2 दर्जन ज्यादा होते, मतलब मेरे पास 32 अंडे होते, मेरे पास 32 अंडे होते, 32 दर्जन अंडे होते, तो मैं 240 रुपये ही कमा सकता था, लेकिन अंतर क्या आता 7.5, में 7.5 दर्जन में दे सकता था। तो ये देखो 240 किधर गया, 240 डिवाइडेड बाई 32 करो, 7.5 आना चाहिए, देखा। तो क्या कह रहा है, अगर मैं मेरे पास 2 दर्जन ज्यादा होते तो मैं लोगों को डिस्काउंट दे सकता था, और छः जो 240 रुपये मैंने कमाए उतने ही रुपए मैं कमा सकता था। ट्रेवल्ड फॉर 48 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, साइकिलिस्ट ने ट्रेवल किए 48 किलोमीटर एक खास एक स्पीड पे, स्पीड ऊपर नीचे नहीं हुई, अगर वो किसी खास स्पीड पे मतलब 60 किलोमीटर पर आवर पे था, तो उसी आवर पे उसने इसी स्पीड पे उसने किया, आगे पीछे कम कमी ज्यादा नहीं हुई। ये हैड ही ट्रेवल 2 किलोमीटर स्लोअर, कहता है अगर वो 2 किलोमीटर स्लोअर, अगर वो 2 किलोमीटर उसकी स्पीड कम होती, मतलब 58 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होती, मिसाल दे रहा हूँ वैसे, ही वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर, इसको कोई टाइम लगेगा ना, अभी ये टाइम हमें नहीं पता, लेकिन वो कह रहा है जितना टाइम इसको लगता, मिसाल के तौर पे इसको 1 घंटा लगता, तो 2 आवर्स मोर, तो वो कहता है कि इसको +2 + 1 मतलब 3 घंटे लगते इसको, 2 घंटे, सिर्फ 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती कम, लेकिन उसको 2 घंटे लगते। हाउ लॉन्ग ही टेक इन, मतलब 48 किलोमीटर बताओ कि कितने टाइम में उसने कंप्लीट किए हैं। और तो कुछ पता कोई नहीं है, सिर्फ ये पता है कि लेट स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट, लेट कर लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर है, वेलोसिटी वी होती है ना, फिजिक्स में अगर आपने पढ़ा हो। टाइम टेकन फॉर 48 किलोमीटर क्या होता है, टी आवर, लेट कर लेते हैं टी है, टी आवर। तो कहता है बाय फर्स्ट कंडीशन क्या है, आमतौर पे एस इज इक्वल टू क्या होता है वी टी, डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है 48, और वेलोसिटी हमें पता कोई नहीं है, टाइम हमें पता कोई नहीं है, दोनों चीजें हमें नहीं पता, क्योंकि देखो उसने 48 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड बताया हुआ है, ये नहीं बताया हुआ कितनी स्पीड में ट्रैवल किया हुआ है। तो हमारे पास एक आ गई जी वी टी इज इक्वल टू 48, तो ये आ गई। इफ द स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट इज 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, तो ये v में से 2 माइनस कर देंगे, तो वो कितने घंटे ज्यादा लेगा, 2 घंटे ज्यादा लेगा, तो t + 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा फ्रॉम, अच्छा इसमें वो इसने ऐसे करा है, लेकिन इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको इसने इसमें से वैल्यू निकाली है, तो वी टी किसकी इक्वल होता है 48 के, तो v क्या हो जाएगा 48 ओवर t, तो ये लिखा हुआ है 48 ओवर t - 2 × t + 2 = 48। क्यों, क्योंकि ये v - 2 × t + 2 = 48 लिखा हुआ है। ठीक हो गया, आगे हो जाएगा ये देख लो। और इसके बाद उसने एलसीएम लिया, तो 48 - 2t/t × t + 2 = 48, तो ये आ जाएगा, तो ये टी उधर चला जाएगा, 48t बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 - 2t × t + 2 = 48t, और ये हो जाएगा 48t + 96 -2t² -4t, -48 इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी -2t² -4t + 96 = 0, तो ये 2t² है, क्या आ जाएगा -2 × t² + 2t - 48 = 0, इसकी मिड टर्म ब्रेक करोगे तो आंसर आ जाएगा। टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, टाइम क्या होगा 6 होगा, 6 घंटे उसने लिए। ठीक हो गया जी। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज 297 स्क्वायर मीटर, रेक्टेंगुलर रीजन ये होता है, और एरिया क्या होता है, अगर इसको मैं एक्स कर दूं, इसको मैं वाई कर दूं, तो एरिया एरिया ये होता है ना, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 297, देख रहे हो, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो लेट कर लेते हैं जी, लेंथ जो है वो एक्स है और विड्थ क्या है वाई है।
हैड इट बीन 3 मीटर लॉन्गर, मतलब लॉन्गर ये है कि लेंथ है, लेंथ लॉन्ग होगी तो ये क्या है, अगर ये x+3 होता, और शॉर्टर का मतलब ये है कि y-1, ठीक है। इसकी विड्थ क्या है, 1 मीटर छोटी होती, और ये x क्या है, 3 मीटर लॉन्गर होता, तो ये कुछ ऐसी डायग्राम बन जाती, x+3, ठीक है। और ये क्या है, y-1, द एरिया वुड हैव बीन 3 स्क्वायर मीटर मोर, तो 3 स्क्वायर मीटर ज्यादा होता है, ये देखो, अगर इसकी लेंथ 3 स्क्वायर मीटर ज्यादा होती और 1 कम होती तो ये +3 हो जाता, तो ये हो जाएगा x+3 × x y-1 = 300। इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा x+3y-300 x+3y इस तो उधर ले जाओ, 300 + 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 303। इक्वेशन 1 कहती है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 297, एक्स की वैल्यू निकालो, वो हो जाएगी 297/y, ठीक है। इसमें पुट करोगे तो ये आ जाएगा, और उसमें पुट करोगे तो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 297/y इंटू वाई माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू है 297/y, ये इसको छोड़ दो, माइनस गलत लिखी हुई है, ये आ जाएगी 297/y इंटू वाई, माइनस एक्स, माइनस आ जाएगा माइनस 297/y प्लस 3y इक्वल टू 303। तो ये कट जाएगा, हो जाएगा 3 297 माइनस 297/y प्लस 3y इक्वल टू 303। तो ये उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 600, प्लस 2 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -297/y प्लस 3y इक्वल टू 303 माइनस 297, जो कि हो जाएगा 6। एलसीएम लोगे तो वो आ जाएगा y-297 प्लस 3y² जो कि हो जाएगा -297 प्लस 3y² इक्वल टू 6y। इसको इधर ले आओ तो वो हो जाएगा 3y² माइनस 6y माइनस 297 इक्वल टू 0, ठीक है। ये देख रहे हो, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये y की वैल्यू क्या है 11 और y की वैल्यू क्या है -9। लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसमें निगलेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा, वो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 11 आ जाएगा, और हमने ये देख रहे हो, इसमें 11 पुट करोगे क्या आ जाएगा, 297/11 क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है 27, तो हमारे पास रखता है लेंथ क्या आ जाएगी 27 और विड्थ क्या आ जाएगी 11, ठीक है। आगे है जी, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर एक्सीड इट्स ब्रेड्थ बाय एक्स, इट्स ब्रेड्थ बाय 5 सेंटीमीटर, मतलब कह रहा है कि ब्रेड्थ क्या होती है, ब्रेड्थ बेसिकली विड्थ होती है, ठीक है। ब्रेड्थ को क्या लेना है, विड्थ समझ लो। द लेंथ, लेंथ क्या है, तो ये विड्थ है, ये लेंथ है, ये विड्थ है। कहता है अगर विड्थ एक्स है ना तो इस लेंथ क्या हो जाएगी x+5, ठीक है, ठीक है। इफ अ स्ट्रिप 0.5 सेंटीमीटर वाइड भी कट ऑल अराउंड द, कहता है एक स्ट्रिप काटो, मतलब कि इसको काट लो 0.5 सेंटीमीटर चारों तरफ से कटिंग कर दो, तो मतलब ये ऐसा कितना है 0.5 सेंटीमीटर, तो ये थोड़ा सा छोटा नहीं हो जाएगा, नजर आ रहा है। द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट वुड बी 500 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसका एरिया जो है ना, इसका अंदर वाले का एरिया वो कितना है 500 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, इसका एरिया नहीं पता, देखो, ये भी तो लेंथ इंटू विड्थ है ना, लेंथ इंटू विड्थ मल्टीप्लाई विड्थ क्या होता है एरिया, नहीं पता, लेकिन वो कह रहा है कि अगर इधर से 0.5 कट करो तो इधर
अगर यहाँ से 0.5 कट किया तो ये ऐसा माइनस, ये अगर लेंथ ये है, यहाँ से 0.5 कट किया तो x माइनस 0.5, और यहाँ से 0.5 कट किया तो x माइनस 0.5 माइनस 0.5 आ जाएगा x माइनस 1। तो विड्थ क्या हो गई जी, x माइनस 1। और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, x प्लस 5 लेंथ थी टोटल, इसमें से भी माइनस वन करेंगे। क्यों करेंगे, देखो ये 0.5 है, माइनस हो गया, और ये भी 0.5 है, ये भी माइनस हो गया। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 4। लेंथ क्या होगी, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक हो गया। तो ये इधर देख भी लो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर क्या है, एक्स। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर क्या है, अच्छा इस क्वेश्चन को ना, क्वेश्चन को यहाँ से देख लो, देख लो विड्थ क्या है, एक्स, लेंथ क्या है, एक्स प्लस 5। अब अगर चारों तरफ से 0.5 हिस्सा काट करते हैं, ये देख रहे हो चारों तरफ से, तो ये न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 4, और न्यू विड्थ क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 1। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करो ना, लेंथ इंटू विड्थ को, न्यू लेंथ इंटू न्यू विड्थ करो, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगी। क्या आंसर, और इज इक्वल टू किसके है, 500 के। मतलब ये क्या है, एरिया, एरिया किसकी इक्वल है, लेंथ इंटू विड्थ के। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4, जो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 500, जो क्या आएगा, एक्स स्केयर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 500। ठीक है, ये ना करना, स्केयर प्लस 3x माइनस 4 माइनस 500 इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर प्लस 3x माइनस 504 इज इक्वल टू 0। एक्स, ये आंसर आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, और एक्स इज इक्वल टू निकाल लेते हैं आंसर। क्या आ जाएगा जी, 1 3 माइनस 504, 21 और माइनस 24, 21 और माइनस 24 नेग्लेक्ट कर देंगे, और ये आ गई है एग्जैक्ट। तो हमारे पास लेंथ क्या आ गई है, ये क्या आ गई है, विड्थ। ये क्या आ गई है, विड्थ, क्योंकि हमने विड्थ को लेट किया था एक्स के। और लेंथ क्या आ गई है, 21 + 5 = 20। ठीक हो गया, 21 और 26 आंसर आएगा। आगे है जी, नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज प्रोडक्ट इज 18। अब देखो, नंबर 2 डिजिट है, मतलब आमतौर पे 2 और 9 हो सकता है, 2 डिजिट नंबर है, और इसके अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 18। इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज, इंटरचेंज का मतलब है 9 को पहले लिख दो, 2 को बाद में लिख दो, न्यू नंबर बिकम, ये जो नया नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर से, वैसे तो ये 92 बड़ा हो गया ना, लेकिन 27 लेस देन हो जाता है। मतलब इसको मैं दोबारा, इसको मैं आंसर है ना, इस आंसर से डायरेक्ट समझाता हूँ, क्या समझ आएगी। जैसे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर से समझाता हूँ। जैसे ये क्या है, 63, वो कह रहा है एक ऐसा नंबर है 63, इसको, इनके डिजिट को मल्टीप्लाई करो तो 18 आता है। ठीक है, और अगर इसके डिजिट को रिवर्स कर दो, 63 को, 3 को पहले लिख दो, तो ये जो नंबर है, ओरिजिनल नंबर क्या था, 63, उससे ये 27 लेस हो जाता है, तो 63 माइनस 27 करो तो 36 आता है। ठीक है, तो अब ऐसे डिजिट्स को ना, जिस तरह ये लिखा हुआ था 18, या 18 हो जाए, या 18 या कुछ और लिख दो बेशक, 18 की बजाय नहीं लिखते हो तो चलो 25 लिख दो,
तो हमें पता है बचपन में हम पढ़ते थे ये यूनिट जगह पे है ये वाला नंबर और ये 10th जगह पे है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई प्लस, इसको यूनिट जगह पे रखो और इसको 10 टू द 20 प्लस 5 25, इसको मैं ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह 37 है या 237 है, तो ये यूनिट नंबर पे है, ये 10 पे है और ये 100 पे है। तो ये मैं लिख दूंगा 100 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7। तो ये हो जाएगा 200 प्लस 30 प्लस 7 क्या होता है 237, ठीक है। तो नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स हुज प्रोडक्ट इज 18 इफ डिजिट्स आर इंटर, अच्छा इसको मैं ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ ना। अब देखो लेट कर लेते हैं जी, वो नंबर है, कोई नंबर है, मतलब एक्स वाई कोई नंबर है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि ये 10th डिजिट पे क्या चीज पड़ी हुई है एक्स, और यूनिट डिजिट पे क्या नंबर पड़ा हुआ है वाई। द नंबर क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई, इन जनरल अब लिख रहे हैं। द नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स, दो डिजिट हुज प्रोडक्ट इज 18, ऐसा दो नंबर कौन से एक्स और वाई, उनका प्रोडक्ट क्या है 18। तो ये पहली कंडीशन बन गई। इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज, देखो हमारे पास क्या थे, नंबर क्या है हमारे पास 10x प्लस वाई, अगर मैं इंटरचेंज करूं तो ये वाई एक्स बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 10y प्लस एक्स, ठीक है। ये सीधा नंबर है और ये रिवर्स करके नंबर लिखा हुआ है। बिकम्स 27 लेस देन ओरिजिनल नंबर, तो ये जो रिवर्स वाला नंबर है, ये रिवर्स वाला नंबर है, तो ये हो जाएगा, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिवर्स वाला ये नंबर है ओरिजिनल नंबर से -27 हो गया, तो उससे ये बन गई, ठीक है। और इसको सिंपल सॉल्व करोगे तो आप हमारे पास ये आ जाएगा, और हमारे पास एक इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 18 और एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। इसको अब वैल्यू को हम पुट कर देंगे, इस वाई की वैल्यू को उठा के इधर पुट करेंगे, तो वो आ जाएगा वाई एक्स इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 18 है, तो वाई की जगह क्या आ जाएगा x-3 इज इक्वल टू 18, एक्स स्क्र माइनस 3x इज इक्वल टू 18, तो -18 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा, ये इस तरह वैल्यू आ जाएगी। और हमारे पास एक नंबर आ गया 6 और एक नंबर आ गया -3, इसको निगलेक्ट कर देंगे, 6 आ गया हमारे पास नंबर, एक्स की जगह, एक्स किसकी जगह पे था 10th नंबर पे था, तो वाई हमारे पास क्या हो जाएगा x-3, इस वैल्यू में इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये इसमें, ये 6-3 आ जाएगा। तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस वाई, तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 6 प्लस 3, क्या आ जाएगा 63। क्या 10 डिजिट पे क्या नंबर है 6 और यूनिट डिजिट पे क्या नंबर है 3, तो ये क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर 63। नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स वो प्रोडक्ट इज 14, उसी तरह सेम 10x प्लस वाई, उसको उलट करेंगे 10y प्लस एक्स, उसका प्रोडक्ट क्या है 14। इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज द रिजल्टिंग नंबर विल एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 45। अगर इसको इसके रिजल्ट, इसको हमने उल्टा किया 10y प्लस एक्स, ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर तो ये था ना 10x प्लस वाई, ये ओरिजिनल नंबर है, इससे वो एक्सीड कर देगा, एक्सीड का मतलब प्लस करना, एक्सीड का मतलब प्लस करना बाय 45। तो फाइंड द नंबर, इसको फाइंड कर लेंगे, ये आ गया, ठीक है। इससे ये आ गया, पहले ये लिखना है, ठीक, थोड़ा थोड़ा इसमें मिस्टेक हुई है। तो ये हो जाएगा 10y, किधर गया, 10y प्लस एक्स माइनस 45 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, और इसको ऐसे लिख लोगे तो ये इस तरह आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, और सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह इस तरह, ठीक है। इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे और ये हमारे पास दो नंबर आ जाएंगे 27, ठीक है। द एरिया ऑफ राइट एंगल इज 210 स्क्वायर मीटर इफ इट्स राइट एंगल ट्राइंगल, इफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज 37 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल है। फाइंड लेंथ ऑफ इट्स बेस एंड एल्टीट्यूड, देखो ये बेस होती है, कुछ भी बेस ले लो, ये एल्टीट्यूड है वैसे, एल्टीट्यूड या जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि लेंथ जो है ना वो एक्स है, ठीक है, और मतलब लेंथ ऑफ बेस जो है वो एक्स है और एल्टीट्यूड क्या है वाई है। एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो बेस क्या है एक्स, एल्टीट्यूड क्या है वाई। एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गई है। वो कह रहा है एरिया क्या है उसका, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल है वो है 210,
तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एरिया की जगह 210, वो हो जाएगा 1/2 x y इज इक्वल टू 210। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 420। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, एक्स वाई इज इक्वल टू 420। आगे वो कहता है हाइपोटेन्यूज क्या है, 37। ये 37 है, इसको ध्यान से देखना। हमारे पास होता है क्या कहते हैं, फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वो ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज है 37 का होल स्क्वायर। 37 का होल स्क्वायर होता है 1369 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये इस इक्वेशन में से एक वैल्यू निकालो किसी की, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 49/40 420/y, तो 1369 किसके इक्वल आ जाएगा 420/y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो इस तरह आ जाएगा। इस पे आप वैल्यू अप्लाई करोगे तो आ गया जी y12 आ गया है और y35 आ गया। नेगेटिव वैल्यू इसलिए किस लिए नेगलेक्ट की है, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी इसमें से आपको अगर y की वैल्यू 35 है तो x की वैल्यू 420/35 हो जाएगी, तो 12 आ जाएगा। बाकी अगर y की वैल्यू 12 है तो 420/12 35 आ जाएगा। मतलब सीधा सीधा बात यही है, 12 और 35 ही आंसर है, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ बेस क्या है 35, तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड क्या हो जाएगी 12, और अगर लेंथ ऑफ बेस क्या है 12 तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड क्या हो जाएगी 35। आगे है जी, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1680 से 1680 स्क्वायर मीटर। रेक्टेंगल ये होती है, इसका एरिया क्या होता है एक्स इंटू वाई क्या है 1680, ठीक है। इफ इट्स डायगोनल इज 58 मीटर, अगर इसका डायगोनल ये होता है, ये कहता है डायगोनल क्या है 58 मीटर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, इसको फाइंड करो। लेंथ ब्रेड्थ क्या होती है ब्रेड्थ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है एक्स वाई इज इक्वल टू 1680, ये तो हमें पता है। और अब मैंने भी पहले बताया था एच स्क्वायर किसके इक्वल होता है टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये देखो अगर इसको देखो तो ये क्या 58 क्या हो गई हाइपोटेन्यूज, ये हो गई बेस, और ये हो गई बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3364। इसमें से एक्स की वैल्यू निकालो तो वो आ जाएगी 1680 डिवाइडेड बाय वाई। तो ये इसमें पुट कर दो तो इसमें ऐसी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह वैल्यू आ जाएगी। और इसको जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है क्योंकि इधर वाई है, पूरी इक्वेशन वाई के टर्म में है, हम लिख देंगे वाई इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और बाकी ये वाई स्क्वायर क्यों लिखा है हमने, देखो ये वाई स्क्वायर इसलिए लिखा है, इसको वैसे इस तरह लिखना नहीं चाहिए था लेकिन इसने लिख दिया, तो इसी तरह देख लेते हैं। ये वाई स्क्वायर इसलिए लिखा है कि हमने इसको एक्स को लिखना होता है, लेकिन इधर क्या लिखा हुआ है ए अगर हम लेट कर लें एक्स को वाई स्क्वायर या जेड को वाई स्क्वायर, इधर हम इस तरह ये इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, जेड स्क्वायर -3364 जेड प्लस 2822400, ठीक है। बाकी इधर जेड लिख के लिख सकते हो और जेड की वैल्यू आ जाएगी, ये जेड हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। जेड की वैल्यू क्या आ गई है 1640, और हमने जेड को क्या पुट किया हुआ है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा 1764, तो वाई क्या आ जाएगा 42, ठीक हो गया। इधर जेड की वैल्यू ये आ जाएगी, ये आ जाएगा जेड की वैल्यू, और हमने जेड को क्या पुट किया हुआ है वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1600, तो वाई क्या आ जाएगा 40। एक वाई आया 42 और एक आया 40, तो अगर 40 पुट करोगे इसमें तो 42 आ जाएगा, और 42 पुट करोगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। आगे है जी, टू डू अ पीस ऑफ वर्क ए टेक्स 10 days मोर देन बी, तो टुगेदर दे फिनिश वर्क इन 12 days, हाउ लॉन्ग वुड बी टेक टू फिनिश इट अलोन। लेट करते हैं जी बी है एक्स डेज लेता है, लेट करते हैं बी वाला बंदा एक्स डेज लेता है वर्क को कंप्लीट करने में। तो ए क्या था, ए 10 days मोर है तो एक्स प्लस 10 हो जाएगा। तो लेट, और अगर बी एक्स डेज लेता है टू वर्क, ठीक है, तो 1 day बी 1 day वर्क कितना हो जाएगा 1/x
इसी तरह एज वन डे वर्क क्या है, ए एक्स प्लस वन डे वर्क एज वन डे वर्क वन ओवर वन प्लस एक्स। ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, कंडीशन क्या दी हुई है, कहता है कि अगर दोनों काम करें इकट्ठा इकट्ठा काम करें तो वो 12 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 12 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो 12 नीचे चला जाएगा। तो वन डे वर्क ऑफ बोथ कितना है, 1/12। वन डे वर्क ऑफ ए कितना है, 1/x + 10। वन डे वर्क ऑफ बी कितना है, 1/x। आगे बता रहा है कि वन डे वर्क ऑफ बोथ कितना है। देखो ये गौर कर रहे हो, वन डे वर्क ऑफ बोथ है इक्वल टू 1/12। अगर हमें वन डे वर्क ऑफ बोथ पता चल जाए तो वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी और वन डे वर्क ऑफ ए, वन डे वर्क ऑफ बी और वन डे वर्क ऑफ ए, 1/x + 1/x प्लस 10 हो जाएगा। इसकी जगह यहाँ पुट कर दो तो हो जाएगा 1/x + 1/x + 10 = 1/12। तो ये हो जाएगा x + 10 + x डिवाइड बाई x इंटू एक्स प्लस 10 = 1/12, जो कि हो जाएगा 2x + 10 डिवाइड बाई x² + 10x = 1/12। तो ये हो जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास सारा सोल्यूशन सारा होगा, ठीक है। इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। एक्स क्या है, बी का वर्क, तो 20 दिन है। तो इसका मतलब है कि एक के कितने दिन हो जाएंगे, ए के कितने दिन हो, ए 10 डेज मोर है, तो ए के दिन हो जाएंगे 30 दिन। टू कंप्लीट अ जॉब ए एंड बी टेक्स 4 डेज। तो दोनों इकट्ठा का 4 डेज वर्किंग टुगेदर, दोनों इकट्ठा काम करते हैं तो कितने दिन लेते हैं, वर्क टुगेदर है ना, तो कितने दिन लेते हैं, 4 दिन। तो एक दिन में कितने दिन लेंगे, 1/4। ए अलोन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज बी, तो लेट कर लेते हैं जी। बी जो है एक्स डेज लेता है, तो ए कितने लेता है, ट्वाइस, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए का कितना वर्क हो जाएगा, 1/2x, और बी का वर्क कितना हो जाएगा, 1/x, और इनका दोनों का क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/2x। ये बी का वर्क है प्लस ए का वर्क है, ठीक है। और ये दोनों का काम क्या है, 1/4 था, इसकी जगह ये पुट कर दोगे तो हो जाएगा 1/x + 1/2x = 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे है जी, एन ओपन बॉक्स इज टू बी मेड फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑब्टेन बाय कटिंग अ पीस 2 डेसीमीटर फ्रॉम ईच कॉर्नर। कहता है एक ओपन बॉक्स बनाते हैं हम, ये स्क्वायर है, इसमें से क्या करना है, इधर से ये ऐसा काट लेना है। तो क्या करोगे, कटिंग कर लोगे। तो ये ऐसा सिर्फ बचा और ये वाला ऐसा बचा। तो ये जब कटिंग हो गई है तो ये कुछ ऐसी शेप बन गई है ना, ये ऐसी शेप बन गई है। तो देखो टोटल लेंथ कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक थी, इधर से यहाँ तक थी। लेकिन from each corner of the following sides of the meaning if the capacity of the box is to be 128, then find the length of the sides of the piece। कहता है बॉक्स की कैपेसिटी क्या है। अब जो बॉक्स बना है, देखो इसको आपने फोल्ड करना है ऊपर, ठीक है, इधर से आपने फोल्ड करना है, तो यह ओपन बॉक्स बन जाएगा ना इस तरह। ये आपके पास बॉक्स बन गया है, इसकी 4 साइडें हैं और इधर ऊपर ये साइड 50 है, ठीक है। को लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ स्क्वायर पीस, स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ की कितनी थी, एक्स थी। यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, एक्स थी। यहाँ से यहाँ तक कितना है, एक्स है। मुझे तो नहीं पता कितनी है, लेकिन इतना पता है कि यहाँ से 2 कटा और यहाँ से 2 कटा है। तो ये अभी इसकी कितनी बन गई है, ये इसकी कितनी रहेगी, x-4, 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 x-4। तो टोटल कितनी एक्स है, लेकिन दो दो काट लिए है ना, यहाँ से 2 कटा, यहाँ से 2 कितना सेंटीमीटर क्या है, 2 डेसीमीटर कटा है। लेट्स फोल्डिंग द साइड। अच्छा ठीक है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी और ब्रेथ, ब्रेथ मतलब विड्थ कितनी हो जाएगी, x-4, और हाइट कितनी है, ये ऊंचाई, ऊंचाई देखो 2 काट रहे हो ना, तो ऊंचा कितना होगा, 2। ये ध्यान से देखना, इसको हाइट कैसे है, हाइट कैसे 2 है, ये पीस कितना कट किया था, 2। इधर से इधर तक लेंथ कितनी है, 2। तो जब इसको इस तरह फोल्ड करोगे, ठीक है, इसको, ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट।
ठीक है, लेंथ कितनी है x-4, विड्थ कितनी है x-4, हाइट कितनी है 2, तो जिसको उसने ये लिखा हुआ है 2 इंटू x-4 इंटू x-4। और वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स कितना है, ये देखो, वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स उसने गिवन दिया हुआ है ऊपर। और हो जा, ये देखो 128 सेंटीमीटर, 128 डेसीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा ये हमारा वॉल्यूम है, उसका जनरल फार्मूला है, और किसके इक्वल है 128 के। इसको सिंपल सॉल्व कर लोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ साइड कितनी है 12 डेसीमीटर। ठीक है। A man invests 1 lakh in 2 companies. His total profit is 30-80। ठीक है। तो लेट, एक बंदा कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो एक बंदा एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है, मैं तो नहीं पता कितने रुपए इन्वेस्ट करता है। हाँ, टोटल पता है, टोटल कितने रुपए इन्वेस्ट करता है, लाख। लेकिन उसमें से लाख में से कितने कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं कोई पता नहीं है, तो उसको हम लेट कर लेते हैं एक्स। ठीक है। तो सेकंड कंपनी में कितना करेगा, लाख माइनस एक्स, 1 लाख माइनस एक्स। अच्छा, तो कंपनी ए में उसने फर्स्ट कंपनी में उसने अगर मिसाल के तौर पे 56,000 लेट अगर किए हैं, तो दूसरी कंपनी में कितने लेट करेगा 44,000। इसलिए मैंने, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 लाख माइनस 56,000। इसलिए उस 56,000 की जगह पे क्या लिख दिया, एक्स। ठीक है। अच्छा, अ मैन इन्वेस्ट 1 लाख इन 2 कंपनी, हिज टोटल प्रॉफिट इज 30-80। टोटल प्रॉफिट कितना है उसका, उसको मिला है पता नहीं कितने मतलब लेट्स सपोज 1 ईयर बाद उसे प्रॉफिट मिला है 38। इफ ही रिसीव 1980 फ्रॉम 1 कंपनी, किसी एक कंपनी में से उसे 1980 प्रॉफिट मिला है, किसी एक कंपनी में से, मतलब कोई कंपनी है, ठीक है, वन फर्स्ट कंपनी है, कोई कोई एक कंपनी है। तो उसमें अब इसका मतलब है कि उसमें दूसरी कंपनी में से सेकंड में से कितना प्रॉफिट कमाया है, 3,080 में से 1980 माइनस करेंगे, जो कि आ जाएगा 1100। ऐसे ही है ना, सेकंड कंपनी में से उसे कितना प्रॉफिट मिलेगा, 1100, ये भी ध्यान रखना। तो और बाकी उसे 1980 एट अ कंपनी, और रेट क्या है, प्रॉफिट का रेट क्या है, रेट फर्स्ट कंपनी का था, लेट कर लेते हैं y+1%। तो रेट सेकंड कंपनी का क्या होगा, y। ये क्यों लिखा है, देखो फर्स्ट का प्रॉफिट ज्यादा है ना 1980, तो इसका मतलब है सेकंड कंपनी का प्रॉफिट वाई ही होगा। वो कह रहा है कि मुझे जो 1980 की वाली कंपनी है ना, जिसने 1980 रुपये प्रॉफिट दिया है, उसका रेट 1% ज्यादा है दूसरी से, तो हम इसलिए y+1 फर्स्ट वाली को लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये अगर कहानी आपको समझ आ गई है कि 1 ईयर है, टोटल प्रॉफिट 3,080 है, पहली में से 1980 का प्रॉफिट है, सेकंड में से 1100 प्रॉफिट है, रेट y+1 है, फर्स्ट का रेट सेकंड का क्या है, y%। हाँ सी देख लें क्या है जी, इन्वेस्ट क्या करता है, पर्सन इन्वेस्ट 1 लाख इन डिफरेंट कंपनीज। तो टोटल प्रॉफिट कितना है उसका 3,080, और इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए है एक्स, इन्वेस्टमेंट कंपनी बी है 1 लाख माइनस एक्स, प्रॉफिट फ्रॉम कंपनी ए है 1980, प्रॉफिट फ्रॉम कंपनी बी है 1100, प्रॉफिट रेट इन कंपनी ए है y+1%। तो हमें क्या पता है, और प्रॉफिट रेट इन कंपनी बी है जी y%। तो हमें पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय पीरियड डिवाइडेड बाय 100। तो प्रॉफिट कितना था फर्स्ट कंपनी से 1980, अमाउंट कितनी है एक्स, और उसका रेट क्या है y+1, और पीरियड क्या है 1 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो जाएगा, इसको उधर लेके जाओगे तो 1980 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू एक्स इंटू y+1। तो ये हो जाएगा 198,000 इज इक्वल टू एक्स इंटू y+1। एक्स इंटू y+1 क्या हो जाएगा 198,000, या एक्स की वैल्यू इसमें से निकालो 198,000 डिवाइडेड बाय y+1। प्रॉफिट रेट इन कंपनी बी हो जाएगा y%। तो हमें पता है कि प्रॉफिट बी क्या होता है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय पीरियड डिवाइडेड बाय 100। अमाउंट, प्रॉफिट कितना था 1100, मैंने आपको निकाल के दिखाया था। अमाउंट कितनी थी, पहले की एक्स थी, तो इसकी कितनी हो जाएगी 1 लाख माइनस एक्स। ठीक है, मैंने आपको समझाया भी था। रेट कितना है वाई, क्योंकि ये इसका प्रॉफिट कम है तो इसका रेट वाई होगा, दूसरी का प्रॉफिट ज्यादा था तो उसका रेट y+1, पीरियड 1 है, और 100। तो इसको हम 1,10,000 इज इक्वल टू
1 लाख माइनस एक्स इंटू वाई, तो इसको हम इस तरह सीधा करके लिखेंगे 1 लाख माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1,10,000। ये जो है ना, यहाँ से आपने इस वाई की वैल्यू को निकाल एलिमिनेट, वाई की वैल्यू को पता क्या करना है, एक्स की वैल्यू को, यही गलती थी कि एक्स की वैल्यू को यहाँ से पुट नहीं करना, इधर आपने वाई की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास एक्स क्या है, इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं हम, प्रॉफिट रेट नहीं निकाल रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। अगर वाई क्या था, प्रॉफिट रेट, इसलिए हम क्या करेंगे, इधर इस वैल्यू को क्या करेंगे, इधर से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की, वाई की वैल्यू निकालेंगे और इसको हम शेयर कर देंगे। तो आपको मैं समझाता हूँ, तो मेरे से मिस्टेक होगी। वन, अच्छा, इसमें से हमने एक्स की वैल्यू क्यों नहीं निकालनी, उसकी वजह मैं बताता हूँ, क्योंकि हमने असल में एक्स की को तो फाइंड करना है। एक्स क्या है, एक्स है इन्वेस्टमेंट, वाई क्या है, वाई है प्रॉफिट रेट, ठीक है। तो हमने जिसको फाइंड करना होता है, हम उसकी वैल्यू को हम जो है ना खत्म नहीं करते, ठीक है। तो इसको देख लो, मैं कटिंग कर देता हूँ। तो ये हो जाएगी वाई प्लस वन, क्या हो जाएगा, 198,000 ओवर एक्स। तो वाई क्या हो जाएगा, 198,000 ओवर एक्स माइनस वन, ठीक है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब इसमें हमने वाई की वैल्यू लिखी है ना, तो ये क्या है, 1 लाख माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1,10,000। तो ये क्या है, ये आ गया। और हमारे पास ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, ये वाई की वैल्यू है, ये आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1 लाख माइनस एक्स इंटू 1,98,000 ओवर एक्स माइनस वन, माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि एलसीएम ले लोगे, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1,10,000 हो जाएगा। बाकी इस एक्स को राइट साइड पे लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1 लाख माइनस एक्स इंटू 1,98,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1,10,000 एक्स। इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 198, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जीरो आ जाएंगे, माइनस 1 लाख एक्स माइनस 198,000 एक्स प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 110,000 ठीक है। तो ये हो जाएगा 198, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस इसको और इसको माइनस करोगे वो हो जाएगा 2,98,000 एक्स प्लस एक्स स्केयर माइनस 1,10,000 एक्स इज इक्वल टू 0, जो कि हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस 2,98,000 माइनस 1,10,000 करोगे तो 4,08,000 हो जाएगा, एक्स प्लस 198, 1 2 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू 0। इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा। इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, 1 -408,000 198, क्या आ गई जी वैल्यू, 3,51,702। एक्स की वैल्यू आ गई 3,51,000, 3,51,702, 3,51,702.403 और एक्स की दूसरी वैल्यू आएगी जी 6,297, 6,297.59, 6965। देखो इसको हम नेगलेक्ट क्यों करना है,
बेसिकली एक्स क्या है? एक्स है अमाउंट। एक्स क्या है? हमारी इन्वेस्टमेंट या अमाउंट। अब हमने इन्वेस्टमेंट ही 1 लाख रुपए की है, और हम तो एक्स की वैल्यू मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी ए थी, ए कंपनी, कंपनी नंबर 1, ये फर्स्ट कंपनी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट लाख है, तो उसको जब हमने लाख से तो कम ही होनी चाहिए, इसका मतलब है ये हम नहीं होगा, ये हमारा आंसर है। और हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी जो है वो होती है 1 लाख माइनस एक्स। तो बी को 1 लाख में से इसको माइनस करोगे, 1 लाख में से माइनस करोगे 56,297.965, 43,702.4035, 43,702.4035। ठीक है। तो हमारे पास एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट ये आई है और एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट ये आई है। अब बुक में अगर आंसर ये लिखा हुआ है, बुक में जो आंसर है ना वो है 56,000 और 44,000। ठीक है, तो वो गलत आंसर है। आपने अगर 100% एक्यूरेसी से करना है तो ये आंसर है, इसका ये आंसर है। और बुक में इसलिए गलत आंसर है कि बुक में जो क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे 5060, अगर टोटल प्रॉफिट हो 5060 और यहाँ पे हो 3080, यहाँ पे 3080 हो, फिर कहीं जाके तकरीबन ठीक आता है आंसर, जो कि अभी इसमें पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसको आप रिवाइज करें दोबारा तो उम्मीद आपका क्लियर हो जाएंगे सारे कंसेप्ट। अल्लाह हाफिज़।